पर्सनल आस्था क्या है, क्योंकि जो ये सनातन धर्म है उसमें कितने विभिन्न प्रकार की आस्था हो सकती है। सकते हो कि भारतीय लोग इतने सफल क्यों हो रहे हैं इस समय। आप अमेरिका में देखिए, यूरोप में देखिए, जी। सब ऊंचे स्थान पे, और बांग्लादेशी बिल्कुल पीछे हो गए हैं। और इसको आप इसकी आप पुष्टि स्वयं कर लें बाद में। तो कि काफिरों के साथ सामाजिक इंटरेक्शन हराम है, मुझे लगता है कि बहुत गलत एटीट्यूड। शिकायत करना कि हर पूरा विश्व हमारे अगेंस्ट है। देखिए, अब भारत की बहुत ही जटिल और पेचीदी हिस्ट्री है। तो आप समुदाय को वो कि सबसे पहले वो ज्यादा ओपन माइंडेड रहे। अफगानिस्तान में है, उन्होंने लड़कियों के स्कूल 5वीं कक्षा के बाद बंद कर दिए। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये बहुत चीजें अपने बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे। भारत का जो विकास है उसको रोका नहीं जा सकता, और उसके बहुत फंडामेंटल फिलोसॉफिकल कारण है। नाम था सैयद अल अंदलूसी, जबकि स्पेन इस्लामिक हुआ करता था। तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि मैं पूरे विश्व के जो विभिन्न समाज हैं और राष्ट्र हैं उनमें साइंस कहाँ है। तो उन्होंने ये बताया कि पूरे विश्व में सबसे अगला अग्रणी देश जो है साइंस में वो भारत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ भारत की स्वतंत्रता की। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी का अवसर है, बहुत शुभ अवसर है कि हम इस 75वें साल को हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच एक जो विवाद है वो बहुत तेजी से उठ खड़ा हुआ है। भारत में जो कट्टरवाद है वो देश के लिए बहुत हानिकारक है, ये बात हम सब जानते हैं। जो पिछले महीनों में जो विवाद हुए भारत में, सर तन से जुदा की बातें रही और ऐसे ही कई सारी चीजें हैं जिसके बीच हमने देखा कि बीबीसी ने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका अनाउंसमेंट उन्होंने पिछले महीने किया था कि वो हिंदू राष्ट्र को लेकर एक सीरीज कर रहे हैं, जिसमें वो उनका दिखाने का पूरा मकसद ये है कि भारत में किस तरह से आज के आजाद भारत में जब हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो आज किस तरह से लोग जो एक उनके हिसाब से जो अतिवादी हिंदू संगठन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उनके सिपाही बढ़ रहे हैं, हिंदुत्व की मांग बढ़ रही है। लोग खुलकर टीवी डिबेट्स में, सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदुत्व की बात करते हैं और एक तरह से दूसरी तरफ भी कट्टरपंथ बढ़ रहा है। तो इसी सब पर हम आज बात करेंगे कि आखिर ये हिंदुत्ववादी सोच क्या है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इस पे बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है सुभाष काक जी ने, जो कि प्रोफेसर है, हिस्टोरियन है, आप सब जानते हैं उन्हें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते, धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आपने ये मौका दिया आपके शो पे आने का। जी सर, इट्स माय ऑनर आपने ज्वाइन किया। इट्स अ बिग प्लेजर फॉर मी कि आप हमारे शो का हिस्सा बने हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सर, जैसे कि मैं जानती हूँ कि आप हिस्टोरियन हैं, आप पूरे भारत के इतिहास को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये जो अचानक से हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व की जो बहस छिड़ी है, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि आखिर जो आइडिया ऑफ हिंदुत्व है या हिंदू राष्ट्र है, ये क्या है? देखिए, जो भारत का रीसेंट इतिहास है वो बहुत जटिल है। उसमें जो आइडियाज़ यूरोपियन स्कॉलर्स ने बढ़ाए थे वो भी हिंदुस्तानियों ने अपना लिए, भारतीयों ने अपना लिए, और वो हमारी शिक्षा प्रणाली का एक भाग बन गया। और जी। उसमें काफ़ी कुछ इस पे जोर था कि अंग्रेज लोग जब वो जस्टिफाई कर रहे थे अपना कॉलोनियल औपनिवेशिक राज्य भारत पे, तो वो ये कह रहे थे कि भारत को भारत में साइंस की परंपरा नहीं है, और भारत बहुत विभाजित है जातियों में, ये और वो। इसीलिए यूरोप का भारत में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूरोप भारत को सिविलाइज करेगा, भारत को संस्कृति देगा। तो ये सब कुछ
झूठी धारणाओं पे ये था बेस्ड, क्योंकि सबसे पहले सब लोग ये जानते हैं कि 17वीं शताब्दी से पहले भारत पूरे विश्व में सबसे आगे साइंटिफिक नेशन था, और इसकी पुष्टि स्पेन के एक बहुत फेमस इतिहासकार थे, उनका नाम था सैयद अल अंदलूसी, जबकि स्पेन इस्लामिक हुआ करता था। तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि मैं पूरे विश्व के जो विभिन्न समाज हैं और राष्ट्र हैं, उनमें साइंस कहाँ है। तो उन्होंने ये बताया कि पूरे विश्व में सबसे अग्रणी देश जो है साइंस में, वो भारत है। तो उन्होंने पर्शिया की भी बात की, अरब की भी बात की, रोम की भी बात की, यूनान की भी बात की। तो ये जनरली एक्सेप्टेड था सब जगह कि भारत सबसे अग्रणी देश है, लेकिन अंग्रेज जस्टिफाई करना चाहते थे कि हम क्यों भारत में हैं। तो ठीक है, अब ऐसा हुआ, उन्होंने उसको जस्टिफाई किया, फिर उनको छोड़ना पड़ा। तो भारतीयों ने क्रिटिकल थॉट के बिना, अपने इतिहास को ठीक तरह से समझने के बिना, इन धारणाओं को अपना लिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। और जो भारत में इस समय मंथन हो रहा है, वो इन धारणाओं से लड़ाई करके एक सच्ची स्वतंत्रता पाना चाहता है। और इस स्वतंत्रता में सब जो जातियां हैं भारत में, जो समुदाय हैं, वो सब बराबर होने चाहिए, सबकी समृद्धि होनी चाहिए, सबकी खुशहाली होनी चाहिए। तो मेरी तो ये समझ है, यदि बीबीसी ये कह रहा है कि भारत में किसी प्रकार से एक ऐसा अतिवाद उठ रहा है जिससे कुछ जो धर्म है, कुछ समुदाय हैं, उनको अलग कर दिया जाएगा, वो मेरी समझ में बिल्कुल गलत है। वैसा जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारत में क्या हो रहा है, ये भारत में एक सच्ची स्वतंत्रता, इस सेंस में सच्ची कि जिसमें जो हमारी अपनी परंपराएं हैं उनको नकारा ना जाए, जैसा किया गया है एंटरटेनमेंट स्फेयर में, जर्नलिज्म स्फेयर में, बुक्स में। तो उनको नकारने का क्या फायदा है अभी? और उसको अगर हम अपना लें तो फिर वो विवाद का प्रश्न नहीं बन जाती इस समय, क्योंकि वो चीजें उभर रही हैं, तो इसलिए लोग लड़ रहे हैं। तो जहां तक मेरा विचार है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है, और हो सकता है कि कुछ उसपे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट भी होंगे, वो हर एक समाज में, हर एक राष्ट्र में आप जाएंगे कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स होंगे, लेकिन जो मेन स्ट्रीम है वो इस सब को अपनाना चाहता है। और इसलिए क्योंकि पूरे विश्व में इस समय अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस हैं, और जो ये अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस हैं वो टेक्नोलॉजी के कारण है, वो एआई के कारण है। और इन कारण से सब देशों में जो बहुत जॉब्स हैं वो परमानेंटली डिसअपियर होंगी। तो क्या करना चाहिए हर एक समाज को ताकि वो इन चैलेंजेस के साथ प्रॉपर्ली डील कर सके? आप देखिए, यूरोप में भी अब इकोनॉमी इस समय श्रिंक हो रही है, अमेरिका की इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, और जो रोबोट्स हैं और जो कंप्यूटर्स हैं, जहाँ पे लोग हैं, हम लोग हैं, जहाँ पे हम जजमेंट करते हैं वो कंप्यूटर जजमेंट कर सकता है। जहाँ पे हम लोग अपनी मसल्स को यूज करते हैं फैक्ट्रीज में, वहाँ पे रोबोट काम कर सकते हैं, और ऐसा हो ही रहा है। और इस समय बड़ी मजेदार बात यह है कि सबसे ज्यादा रोबोट्स का जो एक्सेप्टेंस इस समय हो रहा है वो चीन की फैक्ट्रीज में है, क्योंकि यदि केवल व्यक्ति मजदूर काम करें फैक्ट्रीज में तो उतने एफिशिएंट नहीं होंगे। तो अगर एक व्यक्ति कर रहा है और उसके साथ 20 रोबोट काम कर रहे हैं, तो तब चीन जो अन्य केवल ब्रॉन मतलब मसल पावर पे डिपेंड कर रहे हैं, उनसे ज्यादा एफिशिएंटली चीजें बना पाएगा। तो मुझे तो ये लगता है कि यदि ये प्रश्न ये है कि क्या भारत में मुसलमानों को एक तरफ कर दिया जा रहा है, जो कि जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि वैसा नहीं है, लेकिन तब भी हमें ये प्रश्न इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि यदि ऐसे हिस्टोरिकल फोर्सेस हैं, अनप्रेसिडेंटेड हिस्टोरिकल फोर्सेस हैं, जिनका असर भारत पे भी होगा, तो मुस्लिम समुदाय जो हर एक आगम है, विभिन्न आगम भारत में है। और मैं आपको बताऊं कि इंडोनेशिया में धर्म का शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है रिलीजन के लिए, आगम का शब्द प्रयोग किया जाता है, जो मुझे लगता है
ज़्यादा ठीक है। तो जो विभिन्न समुदाय हैं, उन सबको कैसे बिल्कुल बराबरी का अवसर मिले, ताकि वो सब लोग समृद्धि और विकास की ओर बढ़ें। तो यही प्रश्न है मुझे लगता है। तो जो सर आपने प्रश्न खुद रखा है, इसका जवाब भी आपको देना चाहिए कि ये हम भारत की बात करें। अभी हमने देखा है कि अलग-अलग जो इकोनॉमीज़ हैं, वो कहीं न कहीं उनको चैलेंजेज़ उनको फेस करना पड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, हमने देखा श्रीलंका का क्या हाल है। इनफैक्ट चाइना की जो इकोनॉमी है, वो भी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आती। हम भारत को देखते हैं तो कहीं न कहीं वो अ, उ उतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों का जो भारत की इकोनॉमी है उस पे असर होता नहीं है। मगर सवाल ये है कि अगर हम भारत को विश्व गुरु बनते देखना चाहते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, अगर कोई भी देश आगे बढ़ता है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन भागीदारी हर एक वर्ग की, हर एक समाज के लोगों की होती है। ऐसे में क्या किया जाए कि हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग एक साथ उसमें अपनी भागीदारी निभा पाएँ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, अब हम पुरानी इंडस्ट्रियल एज में नहीं हैं, कहीं भी पूरे विश्व में। जब जैसे भारत और आगे बढ़ेगा, अभी भारत विश्व में तीसरी बड़ी इकोनॉमी है पीपीपी के बेसिस पे। चीन नंबर 1 है, यूएसए 2 है, भारत 3 है। और अगर आप जो इस समय के डॉलर की वैल्यू है उसके हिसाब से देखें, तो भारत 5वें स्थान पे है। यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी और फिर भारत आता है। तो जैसे आगे भारत बढ़ेगा, और क्योंकि ये पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, तो ये इकोनॉमी इंफॉर्मेशन इकोनॉमी होगी। अब देखिए, अमेरिका में भी सबसे बड़ी कंपनीज हैं, वो इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, जैसे गूगल या एप्पल या अमेज़न। ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, या आईबीएम या माइक्रोसॉफ्ट। तो इसके लिए हर एक जो वर्ग है समाज में, उसको कि किस प्रकार से इस इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में उनके जो बच्चे हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि सब बच्चे, जो अगली पीढ़ी है, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, वो भी इसमें पूरे प्रकार से उसका फायदा उठा पाए। तो इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में सफलता के लिए क्या साइकोलॉजिकल और कल्चरल एटीट्यूड्स आवश्यक है, तो ये प्रश्न उठता है। तो जहाँ तक मेरी समझ है कि इंफॉर्मेशन इकोनॉमी के लिए सबसे पहले आपको अपना जो दृष्टिकोण है वो उदार रखना है। आपने सब चीज़ों को देखना है कि चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी देश से अच्छे विचार हैं, उनको अपनाना है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम इस देश को पसंद नहीं करते हैं और कुछ भी हो, तो इसलिए हम वो चीज़ नहीं करने जाएँगे। तो इसके लिए जो ये उदारता है, ये हमें देखना होगा कि जो मुस्लिम समुदाय है, क्या वो इसके लिए तैयार है। मैं आपको एक इसके लिए उदाहरण देता हूँ। देखिए, इंग्लैंड को देखिए। इंग्लैंड में हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं कि वहाँ पे दूसरे विश्व युद्ध जब हुआ 50s में, भारत से भी लोग गए और पाकिस्तान से भी लोग गए। वो ज़्यादातर एक ही इलाके के थे, पंजाब के थे, भारतीय, और एक ही उनकी आर्थिक सिचुएशन थी, वो मज़दूर बन के गए। अब पिछले 70 साल के बाद, यदि आप जो सही आंकड़े हैं, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के हैं, और उसके बारे में मैंने एक लेख में भी लिखा है कि उनको देखें, इस समय यूके में नंबर 1 जो परचेजिंग पावर और जो उनको इनकम है, उन्होंने डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के साथ उसको कंपेयर किया है। पहले दर्जे पे भारत है, दूसरे पे चीनी जो इंग्लैंड के लोग हैं, तीसरे पे सफ़ेद लोग हैं, चौथे पे कैरिबियन के लोग हैं, 5वें में बांग्लादेशी लोग हैं, और सबसे नीचे पाकिस्तान के लोग हैं। क्यों है? इसलिए नहीं कि अंग्रेज़ लोग हिंदुस्तानी को ज़्यादा पसंद करते हैं, चीनी को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हर एक देश में एक इकोसिस्टम होता है। उस इकोसिस्टम में कुछ कठिनाइयाँ भी होती हैं और अपॉर्च्युनिटीज़ भी होती हैं। इस समय पूरे विश्व में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है हर एक देश में, क्योंकि जो समृद्ध देश हैं, उनमें जनसंख्या कम हो रही है, इकोनॉमी अभी भी बढ़ रही है, तो बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है। तो मुझे लगता है कि यदि इंग्लैंड में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बिल्कुल पीछे हो गए हैं, और इसकी आप पुष्टि स्वयं कर लें बाद में,
तो उसमें सामाजिक कुछ ज़रूर प्रश्न हैं और इसलिए ये जेनेटिक्स की बात नहीं है, हम एक ही खून के लोग हैं सारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के। तो मुझे लगता है उसमें क्या करना ज़रूरी है मुस्लिम समुदाय को, वो कि सबसे पहले वो ज़्यादा ओपन माइंडेड रहें और कभी-कभी कुछ ये भी कहा जाता है जो कट्टरवादी लोग होते हैं कि काफ़िरों के साथ सामाजिक इंटरैक्शन हराम है। मुझे लगता है कि बहुत गलत एटीट्यूड है कि सब लोगों में अच्छाई होती है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे उसकी अपनी कोई भी निजी आस्था हो। तो ये सबसे पहले सोशल इंटरैक्शन बढ़ाना होगा। जो अच्छे विचार हैं अब बच्चों को हाँ, सबसे ज़्यादा मेरी समझ में जो फंडामेंटल रीज़न है इंग्लैंड में कि जो जो ब्रॉड भारतीय संस्कृति है, उसमें महिलाओं का बहुत ऊँचा स्थान था। चाहे हमारे एनसीईआरटी की पुस्तकें ये नहीं कहती हैं। मैं कश्मीर के गाँव में बड़ा हुआ और मैंने जो देखा जैसे मैं बड़ा हो रहा था, एक ही गाँव मैंने कई मेरे पिताजी जो थे उनका तबादला होता रहता था, तो मैं कई गाँव में बड़ा हुआ, छोटे-छोटे स्कूलों में गया। समाज को बहुत तरीके से देखा, हर एक वर्ग को देखा। तो जो हमारी संस्कृति में और ये वैश्विक होना चाहिए कि महिलाओं को एम्पावर करना ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप उनको एम्पावर नहीं करोगे तो दूसरी पीढ़ी में जब ये माँ बनेंगी क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अपनी माँओं से सीखते हैं, पिता से ज़्यादा माँ से सीखते हैं। अब देखिए कट्टरवाद अफ़गानिस्तान में है, उन्होंने लड़कियों के स्कूल 5वीं कक्षा के बाद बंद कर दिए। जब ये बच्चे बड़े होंगे, तो ये बहुत चीज़ें अपने बच्चों को नहीं सिखा पाएँगे, तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो यदि एक पूरा वर्ग पिछड़ रहा है, कुछ सामाजिक एटीट्यूड्स के कारण, फिर ये बहुत आसान बन जाता है, ये शिकायत करना कि हर पूरा विश्व हमारे अगेंस्ट है। देखिए अब भारत की बहुत ही जटिल और पेचीदी हिस्ट्री है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि भारत में ऐसा इस कारण के हो रहा है। लेकिन फिर आप इंग्लैंड में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यूरोप में कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि बहुत ही गेटो बन रहे हैं और उसमें एब्सोल्युटली। कुछ समुदाय पीछे हट रहे हैं। तो हुँ, मुझे लगता हुँ। है कि ये 2 एटीट्यूड्स यदि अ मुस्लिम समुदाय इन पे काम करे। सबसे पहले लड़कियों की एम्पावरमेंट जो मेरे विचार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और फिर सामाजिक इंटरैक्शन सब लोगों के साथ, हर एक वर्ग के साथ। तभी सब लोग सम्मिलित होके भारत को आगे बढ़ाएँगे क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है कि भारत का जो विकास है उसको रोका नहीं जा सकता और उसके जी, बहुत फंडामेंटल फिलोसॉफिकल कारण है और मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि इन चीज़ों पे मैं स्वयं साइंटिफिकली भी काम करता हूँ। जी, सबसे ज़्यादा बिल्कुल। ये है कि क्योंकि हम कंप्यूटर या रोबोटिक या एआई एज में रह रहे हैं, तो समाज ने ये समझना या अपनाना एंटरटेनमेंट में भी शुरू कर दिया है कि हम लोग भी मशीन हैं, हर एक व्यक्ति भी मशीन है। और आजकल सोशल मीडिया में हर एक व्यक्ति अपने टेलीफ़ोन के सामने निगाहें टका के बिल्कुल आइसोलेट हो रहा है अन्य लोगों से। और इस आइसोलेशन से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, खासतौर पे वेस्ट में, जैसे अमेरिका में पिछले साल 1,20,000 नव युवक और युवतियों ने आत्महत्या क्या ड्रग ओवरडोज़ से मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उनको जीवन से बहुत निराशा है और निराशा क्यों है? क्योंकि उनको सब कुछ बता रहा है, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड बता रही है, स्कूल बता रहे हैं कि आप केवल एक मशीन हो, कि आपने जो भी सेंसेशन जीवन में करने थे आप कर लिए, तो अब जीवन का पर्पस क्या रहा है? और यहाँ पे जो भारत की संस्कृति है और वो यूनिवर्सल है, हम ये सेक्टेरियन नहीं है, यूनिवर्सल है कि व्यक्ति के भीतर व्यक्ति के भीतर जो आत्मा है वो सब में समान है और वो हमारे जीवन का दूसरा पहलू है। एक तो हमारा शारीरिक पहलू है, हम उसको नकार नहीं सकते, लेकिन जो आत्मा का पहलू है, रूह का पहलू पहलू है और वो भी नकारा नहीं जा सकता और क्योंकि पश्चिम की संस्कृति अब
शरीर प्रधान हो गई है, तो इसलिए पश्चिम में वो शक्ति नहीं रही जो इस समय केवल भारत से आ सकती है, क्योंकि भारत की संस्कृति बिल्कुल इस रूहानी जो नॉलेज है उसमें ओतप्रोत है। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका समुदाय क्या है, चाहे आपकी एब्सोल्युटली। कुछ भी आस्था हो, यदि आप इसमें विश्वास रखें, तो आप में कुछ ऐसी शक्ति होगी, एक ऐसा सामर्थ्य होगा, जो आपको आगे बढ़ाएगा। और मुझे लगता है इसी तरह से आप समझ सकते हो कि भारतीय लोग इतने सफल क्यों हो रहे हैं। इस समय आप अमेरिका में देखिए, यूरोप में देखिए, जी। सबसे ऊँचे स्थान पे, किसी भी अच्छा कंपनी में। सर, मैं यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हम देखते हैं, एक तो भारतीय, हम चाहे किसी भी आईटी या कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी है, अगर उसके हम आगे ले जाने वाले या बड़ी पोजीशंस पे देखते हैं तो भारतीय हैं। एक तो ये बात, और दूसरी ये बात कि कई बार पूरे वर्ल्ड को रिसेशन ने हिट किया और अभी भी हम देख रहे हैं, लेकिन भारत हमेशा रिसेशन प्रूफ रह जाता है। इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? भारत में क्यों रिसेशन की बात कर रही हैं ना आप? जी, कि भारत जी। में क्योंकि इस समय वेस्ट में मतलब रिसेशन। उसमें वो वैसे हिट नहीं कर पाता जैसे अन्य देशों को हिट कर जाता है, ऐसी हालत नहीं होती है भारत की। इसके पीछे आप क्या देखते हैं? मुझे लगता है कि 2 इसके कारण हैं। एक तो सबसे पहले कारण है कि वेस्ट में जो क्योंकि ये कैपिटल ड्रिवन इकोनॉमी है, तो वो बहुत पैसा किसी चीज़ में दो भेज देते हैं, फिर सब लोग उसमें जुड़ जाते हैं। और क्योंकि अमेरिका की जो करेंसी है वो वर्ल्ड करेंसी है, तो अमेरिका को उससे बहुत फ़ायदा होता है। और जो यूरोप के देश हैं, उसमें भी जो उनकी पुराना कॉलोनियल कंट्रोल था, उससे उनको फ़ायदा हो रहा है। जैसे फ्रांस का पूरे वेस्ट अफ्रीका पे अभी भी कंट्रोल है, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। तो इसलिए जैसे वहाँ पे इकोनॉमी में उतार-चढ़ाव आता है, जैसे ऊपर ज़्यादा जल्दी हो गया, तो फिर नीचे भी ज़्यादा हो जाता है। जबकि भारत क्योंकि बहुत नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, और जो ये नीचे जब गया था, जो भारत में 150 साल का रिसेशन हुआ। देखिए 1800 में ये इकोनॉमिस्ट हमें बताते हैं, जब अंग्रेज़ों का पूरा कंट्रोल भारत पे हो गया, 1814 पे हुआ, लेकिन 1800 में भारत का जो भाग था पूरे विश्व की इकोनॉमी का, वो 20% था। 1914 में घट के 1.4% हो गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि 19वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई इंग्लैंड में, तो वहाँ पे फैक्ट्रीज बनी, तो उनकी प्रोडक्ट्स अब एफिशिएंट हो गई, तो उन्होंने हिंदुस्तान में ये फैक्ट्रीज नहीं बनवाई, तो हिंदुस्तान केवल कंजम्पशन का बेस बन गया। और वही आधार था इंग्लैंड की समृद्धि का। लेकिन 1914 में बिल्कुल, और कितने फैमिन्स भारत में आए, कितने लाखों लोग मरे उन फैमिन्स में। तो 1914 के बाद क्योंकि इंग्लैंड ने जर्मनी के मुकाबले में देखा कि जर्मनी इंडस्ट्री में आगे बढ़ गया था, और उनको लड़ना था, और हिंदुस्तानी सिपाहियों का उन्हें फायदा इस्तेमाल किया। कई लाख हिंदुस्तानी सिपाही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और दूसरे वर्ल्ड वॉर में मरे, तो उन्होंने फिर कुछ फैक्ट्रीज खोलना शुरू कर दिया हिंदुस्तान में, और उनको अलाउ किया। जो ये पूंजी की व्यवस्था थी, बैंकिंग की व्यवस्था थी, जो उन्होंने भारत में बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रखी थी, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा खोल दिया। तो हिंदुस्तान अब इस समय पिछले कुछ सालों की खुशहाली के बाद भी केवल 3.8% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी है। अब देखिए 1800 में 20% था, 20 to 25% था, 1000 में 40% था। दिस इज स्टैंडर्ड व्यू ऑफ द इकोनॉमिस्ट। तो भारत को रोका नहीं जा सकता, इसलिए रोका नहीं जा सकता है क्योंकि हम भारत में, चाहे आप किसी भी समुदाय के हो, किसी भी धर्म के हो, भारत में हमारी जो संस्कृति है, उसमें एक तो बहुत शक्ति है हर एक व्यक्ति में टू डील विद एडवर्सिटी। बहुत वो है, पेशेंस है, सब्र है, क्षमा है। तो ये जो सारे एटीट्यूड्स हैं, वो भारतीयों को बहुत अधिक एडवांटेज देते हैं। और यही एडवांटेज पश्चिम में जो भारतीय लोग हैं, 30-40 लाख लोग हैं, 4 मिलियन, 30-40 लाख लोग हैं, इसलिए वो बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि वो एक तो उदार है, वैश्विक है। जो भारतीय संस्कृति है, वो सचमुच
लोगों के बीच में ये नहीं कहती कि आपका पर्सनल आस्था क्या है, क्योंकि जो ये सनातन धर्म है उसमें कितने विभिन्न प्रकार की आस्था हो सकती है। इसलिए ये तो स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं पूछता। और सक्सेस के लिए, समुदाय या निजी सक्सेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक अलग व्यक्ति की भी सक्सेस चाहें। और यदि एब्सोल्युटली। आपके हृदय में घृणा हो या नफ़रत हो, वो जो नेल्सन मंडेला ने इसके बारे में एक बहुत सुंदर बात कही थी। उसने कहा था, हेट इज़ अ पॉइज़न दैट यू ड्रिंक टू किल योर एनिमी। देखिए, आपको प्रेम ही एक वो पथ है। यदि आप प्रेम का पथ अपनाएं, एक तो आपके जो हमसाए हैं उनकी खुशहाली होगी और आपकी स्वयं की खुशहाली होगी। तो मुझे ये लगता है ये दो चीजें अपनानी चाहिए हर एक भारत के वर्ग में। एक तो सबसे पहले कि सब लोगों से मिले, सामाजिक रूप से उनसे रिश्ते जोड़ें, सामाजिक, चाहे फिर आप पर्सनल निजी सिचुएशन में क्या भी आपकी आस्था हो, बिल्कुल सही है। और दूसरा, महिलाओं को, लड़कियों को एम्पावर कीजिए। यदि आप एम्पावर करोगे, क्योंकि भारत को रोका नहीं जा सकता। भारत जो इस समय WEF कह रहा है कि अगले 30 साल में भारत नंबर 1 होगा, इकोनॉमी होगी। चीन और अमेरिका दोनों पीछे हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मेरे विचार में भारत में है और हमें पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करना चाहिए। तो भारत के लोग इतने ब्रिलियंट हैं कि भारत को रोका नहीं जा सकता। एब्सोल्युटली सर, ये बात तो है कि भारत हो या भारतीय हो, उनको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। और यही भारतीयों को और भारत को खूबसूरत बनाता है कि चाहे कोई भी आपदा आए, कोई भी मुसीबत आए, लेकिन हम वापस अपनी जगह बना लेते हैं और वापस खड़े हो जाते हैं उसी शान से, उसी मजबूती से। और एक जो दो बातें इनफैक्ट आपने बहुत अहम कही है कि हम जो देश में हम शांति, एकता और संपन्नता को आगे बढ़ाने के लिए हम आपस में मिले-जुले, आपस में जो मेल-जोल है उसको बढ़ाएँ और महिलाओं को सशक्त बनाएँ। ये बहुत 2 अहम आपने बिंदु आपने रखे हैं। और आपने इतनी सारी अहम जानकारियाँ साझा की हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा रहा आपसे बात करके। थैंक यू। जय हिंद।